हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का जो नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम लोग भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारे फिजिकल एजुकेशन का हमारे इंडिया में क्या स्थान था, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं, कैसी कैसी चीज़ें थी, क्या लोग करते थे, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे दे रखे हैं। तो इन पॉइंट्स के नाम देख लीजिए, हर एक पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट्स तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये कब से कब तक थे, इनका टाइम पीरियड कब से कब तक का था। जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जनरली यही पूछते हैं कि वैदिक काल का समय कब से कब तक का माना जाता है, या ब्रिटिश पीरियड कब से कब तक का माना जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग ये जो इनका टाइम पीरियड है इसको जरूर याद करिएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कुछ चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनका टाइम पीरियड याद रखना है। और इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती थी इतना याद करना है आपको, इतना जानना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। और अगर आपको और ज़्यादा हिस्ट्री जाननी है तो आप सभी के पास बुक्स होंगी, आप पूरी डिटेल वहाँ पे पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए। इफ़ यू इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे जाकर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और एग्जाम के पर्पज से आपको बस इतना इंपॉर्टेंट है जानना कि हमारा वैदिक पीरियड कब से कब तक का था, एपिक पीरियड कब से कब तक का था। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिया हुआ है गाइस, वैदिक पीरियड हमारा 2000 से 1000 बीसी था। सेकंड हमारा एपिक पीरियड था 1000 से 600 बीसी था। थर्ड हमारा हिस्टोरिकल पीरियड था। तो हिस्टोरिकल पीरियड था हमारा जिसको कि हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व मानते हैं। फोर्थ हमारा नालंदा काल था जिसको हम लोग 300 एडी मानते हैं। राजपूत पीरियड था जिसको हम लोग 600 से 1200 एडी बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड जो था। सिक्स हमारा मुस्लिम पीरियड है जिसको हम लोग 1200 से 715 एडी मानते हैं। ब्रिटिश पीरियड 750 से 1945 तक था। और लास्ट हमारा था पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड प्री इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के पश्चात और पूर्व का समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट आता है क्या, वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग कैसे हम लोगों को पता चलता है कि वैदिक के काल के समय में वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, क्या क्या एक्टिविटी होती थी। तो गाइस क्या होता था, हमारा जो प्राचीन भारत है, तो प्राचीन भारत में जो शारीरिक शिक्षा है, तो शारीरिक शिक्षा के विषय में किसी भी साहित्य में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारत में क्या था कि इतिहास है, लोक कथाएं हैं, गाथाएं हैं, जो लोग मौखिक रूप से व्याख्यान करते हैं, क्या इन्हीं पर आधारित था। जिससे यह पता चलता है कि लगभग हमारा 3000 ईसा पूर्व तक क्या था, भारत एक नगरीय सभ्यता जो थी, भारत की नागरीय सभ्यता थी, वो क्या हो गई थी, पूर्ण रूप से डेवलप हो चुका था। और कहते इसका पता हमें कब से चलता है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से स्पष्ट हुआ था कि इस काल में बड़े बड़े सार्वजनिक स्नान गृह थे, जहां पर क्या था, नागरिक व्यायामशालाएं थी। हमारे नागरिक थे वो व्यायाम करते थे, अपने को स्वस्थ रखते थे। और वहाँ पे जैसे कि जल वगैरह निकालने के लिए वहाँ पे उत्तम व्यवस्था थी, ढकी हुई नालियाँ थी। कहने का मतलब तात्पर्य है कि इस टाइम, ये जो टाइम पीरियड था, इस काल के लोग क्या थे, काफ़ी जागरूक थे या सजग थे कह सकते हैं। और कह सकते हैं इनका जो संबंध था वो मतलब बाहर के लोगों से भी था, जैसे विदेशी लोगों से भी संपर्क था कि आयात निर्यात की भी चीज़ें हुआ करती थी। और यहाँ कहते हैं कि ये जो यहाँ पे जो सभ्यता थी वो कांस्य युग सभ्यता थी, यानी कांस्य मीन्स कांसे का जो कांस्य बोलते, कांसे की सभ्यता थी। फिर बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे डेवलप होता गया तो यहाँ पे क्या हुआ, लोहे का यानी लोहे की धातु का उपयोग होने लगा था। लोहे के कारण क्या हुआ था, इनके जीवन में ना कहते हैं कि बड़ा परिवर्तन हुआ, यानी कह सकते क्रांतिकारी बदलाव हुआ। इससे क्या हुआ, क्योंकि क्या था, जो लोहे से बनी हुई धातु होते थे यानी औजार होते थे, उससे उनको क्या करते थे, खेती करने में, शिकार करने में, जंगल को साफ करने में आदि जो कार्य होते थे उन सब में इनको हेल्प मिलते थे। और कहते हैं कि इस काल में जो है तो होता था, बच्चे लोग जो मनोरंजन यानी रिक्रिएशन के लिए क्या करते थे, बच्चे मिट्टी के बने खिलौने हैं, लकड़ी के भी बने खिलौने खेला करते थे। गाइस हर एक जो ये पीरियड्स हैं, जो ये हमारे काल लिखे हुए, वैदिक काल, ये महाकाव्य काल, इनको अपना 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि सब सारे कालों में 3 टाइप में एक्टिविटी जरूर होती थी। कैसे, फर्स्ट जैसे मान लेते हैं फिटनेस के लिए करते थे, सेकेंड हमारा वॉर के लिए करते थे यानी युद्ध के लिए करते थे, थर्ड हमारा जो आता है कि ये लोग किसके लिए करते थे, यानी रिक्रिएशन के लिए, मनोरंजन के लिए करते थे।
तो ये तीनों में कर लेंगे तो आसानी होगी। जैसे कि आप नोट्स तैयार करिए, उसमें हेडिंग डालिए, कुछ भी आप, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे पेन वगैरह कलर्स वगैरह लाए, स्केच वगैरह, ऐसा कुछ नहीं। आप एक कॉपी लीजिए, एक ही जगह पे सारी नोट्स बनाइए, अलग अलग नहीं कि आप इधर उधर से पढ़ें। सॉलिड सी नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए वैदिक केस का टाइम पीरियड क्या है, कि जैसे कि जितना हमारा जैसे 2000 से 100 ईसा पूर्व है, BC है, तो उसको डालिए। वहाँ पे जो जो एक्टिविटी होती थी उन एक्टिविटी के बारे में डालिए। बस आगे नेक्स्ट आप बढ़िए कि हमारा महाजनपद काल में क्या था, महाकाव्य काल में क्या था, इस टाइप से आपको करना है। बहुत ही सॉलिड सी इंपॉर्टेंट सी नोट बनानी है, नोट्स बनाइए, उससे प्रिपरेशन करिए। और अगर हिस्ट्री आपको जाननी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री जानने में, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी, या फिर आपको गूगल पे आप जाएंगे तो आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। जैसे वैदिक पीरियड में अगर आप पूरा डिटेल जानेंगे तो वहाँ पे पूरी हिस्ट्री है कि आर्य लोग कैसे हमारे भारत में आके कब्जा किया, क्या कैसे था। महाकाव्य काल में पूरी रामायण का काल है, महाभारत का काल है, तो पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो पूरी बुक में जाके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कशन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस क्या चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो बच्चे थे वो रिक्रिएशन के लिए क्या करते थे, मिट्टी से बने खिलौने खेलते थे, लकड़ी से बने खिलौने खेला करते थे। और गैस क्या होता था, यहाँ के लोग जो है ना जानवरों को पालते थे, और उनके साथ क्या करते थे, उनके मध्य जो होती थी खेल एक्टिविटी, यानी खेल प्रतियोगिता कह सकते हैं कि खेल क्रीड़ा कराकर खुद का रिक्रिएशन या मनोरंजन किया करते थे। जैसे कि कॉक फाइटिंग हो जाती थी, भेड़ों की लड़ाई हो जाती थी। और कहते हैं कि इस काल में ना हम लोगों को डाइस वगैरह भी मिला था खुदाई में, जिससे हमें डाइस भी प्राप्त हुए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे मतलब डाइस में समझ रहे होंगे लूडो जिसे खेलते हैं, यानी कि चौसर बोल सकते हैं हम, डाइस भी प्राप्त हुआ। और कहते हैं गाइस कि यहाँ पे क्या हुआ था कि इस काल में मध्य एशिया से क्या हुआ था, मध्य एशिया से जो भारत में आर्य जाति थी वो क्या हुई थी, सिंधु घाटी को अपने कब्जे में ले ली थी। और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो क्या थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो क्या करते थे, किस पे विश्वास रखते थे, शरीर को स्वस्थ रखने पे उन लोगों ने अधिक बल दिया था। और अच्छे स्वास्थ्य और बलशाली शरीर को उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि जो वहाँ पे आने वाले आक्रमणकारी थे, मतलब उत्तर दिशा से जो आने वाले आक्रमणकारी थे, उनसे मुकाबला करने के लिए खुद को बहुत बलशाली बना के रखते थे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री हुई हमारा। अब हम लोग बात करते हैं कि वैदिक काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट था गाइस। तो वैदिक काल जैसा बताया कि इस काल में क्या हुआ था कि जो हमारे आर्य सभ्यता का वर्णन जो है यहीं से मिलता है। कह सकते हैं कि हमारे वैदिक काल में किस सभ्यता का वर्णन मिलता है, तो गाइस आर्य सभ्यता का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि आर्यों के आगमन के साथ ही ना वैदिक काल का आरंभ माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि जो ये इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हुई है। ठीक है, जैसे कि इस टाइम के जो आर्य लोग थे तो ये क्या करते थे, इनका मुख्य व्यवसाय कह सकते बकरी पालन था, भेड़ बकरी पालना था। इसके अतिरिक्त ये लोग क्या करते थे कि बड़े थोड़े से झगड़ालू प्रवृत्ति के होते थे, पर इनको क्या था, तीर कमान यानी तीरंदाजी है, हॉर्स राइडिंग है और आर्चरी है, ये सारी चीजें एक्टिविटी बहुत, मतलब ये लोग बहुत इन सब में माहिर थे, महारत हासिल थी। किसमें थी, निशानेबाजी, घुड़सवारी, रथ सवारी, इन सब से भली भांति परिचित थे। और गाइस इस समय में वैदिक एज में जो हमारा प्राणायाम था इसको धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था, मतलब प्राणायाम को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता था। और सूर्य नमस्कार, खुद को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य नमस्कार जो व्यायाम प्रणाली थी, ये वैदिक एज का जो है अभिन्न अंग माना जाता था, जिससे क्या होता था, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इससे सहायता मिलती थी। और वैदिक काल में सूर्य नमस्कार को क्या कहते थे, धार्मिक कर्तव्य के रूप में अधिक बल दिया गया था वैदिक काल में। और गाइस कहते हैं जो प्राणायाम है हमारा इसी काल से, यानी वैदिक काल से प्राणायाम की जो उत्पत्ति मानते हैं। कहते हैं कि धार्मिक क्रियाओं में ये प्राणायाम जो था धार्मिक क्रियाओं में अपनाया जाता था। और प्राणायाम में जैसे कि हमने बताया था आपको योगा वाले पार्ट में, कुंभक, पूरक और रेचक की क्रियाएं होती थी। कुंभक से तात्पर्य था श्वास को अंदर लेना, पूरक का तात्पर्य था श्वास को रोकना और रेचक का तात्पर्य था श्वास को छोड़ना। तो गाइस ये हमारा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। और वैदिक काल में याद रखिएगा हमारे वेदों की रचना हुई थी। जो हमारे 3 वेद हैं, मतलब 4 वेद हैं, जिसमें से पहले जो 3 वेद हैं उसमें हमारा बताया गया है कि अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है जो तीनों वेद हैं। और लास्ट का जो वेद अर्थ वेद है
तो उसको अंगीरा से उत्पन्न माना जाता है। किससे? अंगीरा से उत्पन्न माना जाता है। तो याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अर्थवेद की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अंगीरा शब्द से हुई। किससे? अंगीरा से उत्पन्न हुआ है। और जो हमारे सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, इसमें किस चीज की चर्चा हुई है? याद रखिएगा, इसमें मतलब सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद में हमारा इसमें जो वेद है इसमें अग्नि, वायु, सूर्य से जोड़ा जाता है। और जो ये हमारा अर्थवेद है इसमें मतलब जिस चीज की चर्चा हुई इसमें हमारे शरीर को बलशाली बनाने में बहुत ज्यादा बल दिया गया है और इसकी उत्पत्ति अंगीरा शब्द से हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वैदिक एज में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है। वैदिक एज 2000-7000 BC है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, योगा ओरिजिनेटेड, मतलब योगा का यहीं से उद्भव हुआ था, सूर्य नमस्कार, आर्चरी, स्विमिंग, स्वीटिंग और चैरियट रेसिंग, ये सारी चीजें वैदिक एज में होती थी। अगला जो पॉइंट है गाइस हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एपिक एज। एपिक एज मीन्स महाकाव्य काल। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है महाकाव्य, यानी यहाँ पे दो जो हमारी महाकाव्य है इनकी रचना हुई थी। जैसे महाभारत है, रामायण है। ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि रामायण और महाभारत की रचना किस एज में हुई है, किस काल में हुई है? तो इसमें एपिक एज में हुई, यानी महाकाव्य काल में हुई गाइज। और इसमें जो इंपॉर्टेंट गाइज है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो रामायण और महाभारत का काल कहा जाता है। तो रामायण और महाभारत से आप लगा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जैसे अर्जुन थे तो वो बहुत अच्छे निशानेबाज थे, भीम थे तो यहाँ कुश्ती बहुत अच्छा करते थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आर्चरी है, रेसलिंग है, और जो वहाँ पे फाइटिंग है, जेवलिन थ्रो है, हॉर्स राइडिंग है, गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग कहते हैं कि गैम्बलिंग मतलब गैम्बलिंग जुए को बोलते हैं यहाँ पे, मतलब कहते हैं जुए को खेलने की भी प्रथा थी, जुआ भी खेला जाता था। तो ये सारी चीजें थी महाकाव्य काल में। और गाइस यहाँ पे एजुकेशन के लिए यानी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, शिक्षा के विकास के लिए पाटलिपुत्र, तक्षशिला और मिथिला जैसे क्या थे संस्थान खोले गए थे, स्थापना की गई थी। किसके लिए? शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या शिक्षा के विकास के लिए। ठीक है गाइस। और अब ये महाकाव्य काल हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट इतना ही है महाकाव्य काल में कि इसमें हमारी रामायण और महाभारत इन दो रचनाएं हुई थी। यहाँ पे आर्चरी, धनुर्विद्या, रथ दौड़, ये सारी चीजें होती थी। नेक्स्ट हमारा आता है गाइस हिस्टोरिकल एज, यानी 600 BC, यानी 6ठी शताब्दी से इसको माना जाता है हिस्टोरिकल एज को, यानी कि कह सकते हैं महाजनपद काल। तो इसमें गाइस क्या हुआ था कि इस काल में क्या था, जो हमारे भारत के छोटे छोटे 16 महाजनपद में बटा हुआ था। जो हमारा भारत था वो छोटे छोटे 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जिसमें क्या था, जिसमें जो मगध था ना सबसे शक्तिशाली था। मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली था। और इस काल में कहते हैं कि लोहे की खदानें थी और जो अन्य प्राकृतिक साधन थे इससे संपन्न होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ था, मगध जो है बहुत बड़े साम्राज्य के रूप में इसका उदय हुआ था। और यहाँ पे जो है कांस्य की धातु जो कांसे की धातु होती थी वो कमजोर होने के कारण यहाँ पे लोहे की जानकारी हुई थी। यहाँ पे मतलब पहले कांसे की जानकारी हुई थी क्योंकि कमजोर रहती थी, फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पे लोहे की धातु की जानकारी हुई और लोहे से अच्छे औजार बनाए जाने लगे, जिसका प्रयोग हमें खेती करने में, जंगल काटने में, शिकार करने में, जानवरों से सुरक्षा करने में आदि में क्या होता था, यूज किया जाने लगा था। और कहते हैं कि इस युग में अजात शत्रु ने क्या हुआ था, अजात शत्रु का नाम आपने सुना होगा। तो अजात शत्रु ने क्या किया था, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। और कहते हैं इस प्रकार अगले लगभग मतलब 1000 वर्ष तक मगध और उसकी राजधानी पाटलिपुत्र ही भारत की पहचान थी। याद रखिएगा, ठीक है। और शक्तिशाली नंद और मौर्य वंश के समय क्या हुआ था कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सम्राट अशोक हैं तथा चाणक्य जैसे विद्वान आए। और इन्होंने क्या किया था, भारत के जिन राज्यों पर राज्यवंशों का राज था, तो यह राजा आपस में क्या हुए थे, लड़ते रहते थे। इसी काल में कहते हैं युद्ध धर्म तथा जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ था। किस काल में? महाजनपद काल में। और कहते हैं और जनमानस में वैदिक धर्म के प्रति एक असंतोष जो होता है, एक असंतोष आने लगा था लोगों के मन में। बौद्ध तथा जैन धर्मों में क्या हुआ, अहिंसा तथा शांति पर बल दिया जाने लगा था और सुरक्षा के लिए भी शरीर को बलशाली बनाया जाने लगा था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी गाइस जो इसमें महाजनपद काल में हुई थी। तो इसको मतलब जैन एवं बौद्ध काल भी बोल सकते हैं आपकी, मतलब इसमें सारी शिक्षा की जो प्रसिद्धि थी ना, कह सकते हैं कि महाकाव्य काल से मिली है। बुद्ध तथा महावीर जैन दोनों ही क्या हुआ, हिंसा के विरुद्ध थे। कौन? महात्मा बुद्ध तथा
महावीर जैन जो थे दोनों ही हिंसा के विरुद्ध थे और दोनों ने धार्मिक तथा शांतिपूर्ण जीवन बिताने का संदेश दिया था। जैसे कि अजय रजवाड़े क्या होते थे, अपना ध्यान शारीरिक शिक्षा से हटाकर धार्मिक कार्यों में लगा लिया था। परंतु क्या कहते, कहीं कहीं पे रथों की दौड़ है, घुड़दौड़ है, तलवारबाजी है, कुश्ती है, योग साधना की जाती थी। जो जैनी लोग थे वो योगासन और शारीरिक तंत्र विद्या पे क्या थे, काफी निपुण माने जाते थे। और जो मौर्य काल में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा भी मिला था। और कहते हैं किस काल में कि भाले को फेंकना, पत्थर फेंकना, धनुर्विद्या, घुड़दौड़, शतरंज है, शिकार है, कुश्ती है और नृत्य जैसे कार्यक्रमों को क्या हुआ, बढ़ावा मिला। और योग साधना के लिए कैंप भी लगाए जाने लगे थे। कहते हैं कि योग सूत्र जो है इसी काल में पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। किसमें, या कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल एज में या फिर जैन एवं बौद्ध काल में योग सूत्र जो है इसी काल में पतंजलि द्वारा लिखी गई थी। और गुप्त काल में शारीरिक शिक्षा में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई थी। तथ्यों से मतलब पता चलता है कि जैसे स्विमिंग पूल वगैरह है बनाए गए थे और ड्रामा है, नृत्य है, सिंगिंग है, मतलब गायन है, जो ये सारी चीजें थी ये प्रतियोगिताओं के रूप में आयोजित की जाने लगी थी। और सबसे बड़ी बात गाइस इसमें यह है कि इसमें सफाई पर, मतलब हाइजीन मेंटेन करने पे, सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था, जो कि हम लोगों के लिए, मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शारीरिक एवं यौगिक शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। कौन था, नालंदा जो है इस समय क्या था, शारीरिक एवं यौगिक शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। तो गाइज ये हमारा आ जाता है, क्या कंप्लीट होता है महाजनपद काल, नालंदा काल जिसको हम लोग गुप्त पीरियड भी कहते हैं, जिसका टाइम पीरियड हम लोग 300 से 550 ईसा पूर्व मानते हैं। तो इसको गाइज क्या कहते हैं, इसको हम लोग स्वर्ण युग ही कहा जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें क्या था, समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पूरे भारत पे क्या हुआ था, मौर्य के बाद विजय प्राप्त कर ली थी। जैसे पहले मौर्य का वो था, उसके बाद फिर क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने पूरे भारत में विजय प्राप्त कर ली थी। और क्या हुआ, पुनः जो है भारत को एक सूत्र में, एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था। और इसका लाभ उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को मिला था। और कहते हैं कि इनके शासन काल में क्या थी, शांति का वातावरण रहने के कारण क्या था, यहाँ पे ललित कलाएं और साहित्य पर अधिक विकास हुआ। और कहते हैं इसी काल में बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे गए थे। जैसे कहते हैं कि इसी गुप्त काल में ना क्या हुआ था, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे। जैसे कालिदास जी ने, विशाख दत्त ने, रुद्रक ने, अमर सिंह ने, वाचायन ने, ऐसे अनेक से विद्वान थे जिन्होंने क्या किया था, भारत को साहित्य की दृष्टि से अत्यंत ऊंचाई पे पहुंचा दिया था। साहित्य की दृष्टि से क्या हुआ था, इंडिया को, भारत को बहुत ऊंचाई पे पहुंचा दिया था। और कहते हैं कि इस काल में नालंदा नामक विश्वविद्यालय बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। क्या था, नालंदा नामक जो विश्वविद्यालय था शिक्षण का केंद्र था, जहां पर क्या था, लगभग 6000 विद्यार्थी जो होते थे, स्टूडेंट होते थे, 6000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। और यहाँ पे धार्मिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक पाठ चर्चाओं के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता था। और कहते हैं कि इस काल में शारीरिक शिक्षा का निम्नलिखित वर्णन मिलता है, जैसे कि प्राणायाम तथा सूर्य नमस्कार की क्रियाएं निरंतर करवाई जाती थी। और जो हमारा पैदल चलना है, मतलब पैदल चलना अत्यंत गुणकारी माना जाता था। मतलब मानते कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है पैदल चलना। और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार ये नियम, मतलब प्रतिदिन रेगुलर इनको एक नियमित तौर पर करवाया जाता था, निरंतर करवाई जाने वाली प्रक्रियाएं थी। और यहाँ पे योगाभ्यास है, अश्वारोहण है, यानी घुड़सवारी कह सकते हैं, कुश्ती है, ऐसी गतिविधियां नॉर्मली कराई जाती रहती थी, नॉर्मल तौर पे, मतलब समान तौर पे हुआ करती थी। क्या क्या, योगाभ्यास है, घुड़सवारी है, रेसलिंग है, ये सारी एक्टिविटीज नॉर्मली होती रहती थी। और गाइस इस काल में क्या होता था कि जो पतंजलि का योग दर्शन आया, किस काल में आया, गुप्त काल कह सकते हैं, नालंदा पीरियड कह सकते हैं, नालंदा काल में पतंजलि का योग दर्शन आया। और कह सकते हैं कि एक समय तक ये क्या हुआ, एक समय तक अतिरिक्त प्रसिद्धि हो चुका था। मतलब कह सकते हैं इस काल में पतंजलि का योग दर्शन आया था। और इस काल में महाभारत और रामायण की लिपि मिली थी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा गुप्त पीरियड यानी नालंदा पीरियड होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इट हैज बीन कंसिडर्ड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी अक्रॉस द वर्ल्ड वेयर मोर देन good student not only from various part of the country but also from the origin of land। यानी यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय था बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय था, जहाँ पे हमारे जैसा कि बताया 6000 विद्यार्थियों ने, 6000 से भी ज़्यादा जो विद्यार्थी थे शिक्षा प्राप्त करते थे। जो कि क्या होते थे, जो स्टूडेंट थे मतलब बहुत ही अलग अलग जगह से आए हुए, अलग अलग देशों से आए हुए बच्चे यहाँ पे एजुकेशन ग्रहण करते थे, लेते थे।
और दे यूज टू स्टडी रिलीजियस स्पिरिचुअल फ्रॉम कीपिंग गुड हेल्थ एंड अदर। तो यहाँ पे जैसा कि तो गाइस नालंदा पीरियड में इंपॉर्टेंट आपने देखा कि नालंदा पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ पे कहते 6,000 से ज़्यादा विद्यार्थी थे जो शिक्षा प्राप्त करते थे, जिनको धार्मिक, वैज्ञानिक तथा बौद्धिक पाठ चर्चा और स्वास्थ्य से रिलेटेड शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता था। और यहाँ पे प्राणायाम, सूर्य नमस्कार जैसी जो क्रियाएँ थी वो नॉर्मली निरंतर करवाई जाती थी। पैदल चलना बहुत अच्छा माना जाता था। और योगाभ्यास है, घुड़सवारी, कुश्ती, ये सारी गतिविधियाँ नॉर्मली तौर पर समान तौर पर करवाई जाती थी। और कहते हैं कि इस काल में यानी कि गुप्त काल में या नालंदा काल में पतंजलि का योग दर्शन भी आया था। और इस काल में महाभारत और रामायण की लिपि भी प्राप्त हुई थी। गाइस अब हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो हमारा है राजपूत काल। क्या है? राजपूत काल। जी हाँ, जिसका टाइम पीरियड हम लोग मानते हैं 600 से 1200 AD मानते हैं। तो गाइस राजपूत काल में बात करें तो राजपूत से तात्पर्य क्या है? राजा का पुत्र, यानी उस दौरान जो राजपूतों में चौहान, परमार, तोमर और धाकरे आदि जैसे जो होते थे, मतलब जातियां होती थी ठाकुरों में, तो क्या करते थे, अपने कर्तव्य के प्रति क्या होते थे, बड़े सजग रहते थे, ईमानदार रहते थे। जो राजपूत थे उनका मौखिक उच्चारण क्या होता था, जो राजपूत का मौखिक उच्चारण करने से ही क्या होता था, बलवान होने का जो दृश्य होता था उभर के आता था। मतलब राजपूत के जो राजपूत शब्द था, राजपूत शब्द के अर्थ से ही लगा लिया जाता था कोई, मतलब बलवान होने का एक जो इमेज है, पिक्चर है, वो आंखों के सामने आ जाती थी। और कहते कि इस काल में जो होता था ना, कि कौन से काल में, राजपूत काल में हिंदू धर्म का पुनः उदय हुआ। इसे शौर्य काल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, राजपूत काल को शौर्य काल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू धर्म का पुनः उदय होता है दोस्तों। और जो छोटे छोटे राज्य थे तथा जो राजपूत बड़े बड़े हठी स्वभाव के थे, जो कई कबीलों में बटे हुए थे, और क्या होता था, वे एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते थे, तो वे क्या हुए, वे अपने आप को विशुद्ध क्षत्रिय कहलवाते थे। वे शूरवीर थे, युद्ध ही उनका क्या था, व्यवसाय होता था। और इस काल में क्या था गाइस, राजपूत काल में शारीरिक शिक्षा का निम्नलिखित वर्णन मिलता है। जैसे कि राजपूत के बच्चे जो थे वो कटार तथा खड्ग चलाने में का पाठ पढ़ाया जाता था। और सबसे बड़ी बात है गाइस, यहाँ पे सिर्फ लड़कों को ही नहीं, जो लड़कियां थी, स्त्रियां थी, उनको भी शिक्षा दी जाती थी कि राजपूत काल का तलवार से एक बार में ही किसी भी पशु का सिर धड़ से अलग कर देना ही राजपूत बालकों को सिखाया जाता था। क्या सिखाया जाता था? राजपूत काल में गाइस जो बच्चे थे उनको सिखाया जाता था कि एक ही बार में किसी भी पशु का सिर धड़ से अलग कर देना, ये कर देना कौशल जो होती थी राजपूत बालकों को सिखाया जाता था। और अश्वारोहण है, भाला प्रक्षेपण है, तीरंदाजी है, कुश्ती है, आखेट है, गदा युद्ध है, ये सारे इस काल में यानी राजपूत काल में बहुत ही लोकप्रिय थे गाइस। और धार्मिक मेलों में संगीत तथा नृत्य राजपूत जीवन के क्या थे, अभिन्न अंग थे। तो मतलब मोटा मोटा कह सकते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट राजपूत पीरियड जो था 600 से 1200 AD था। इसमें कह सकते हैं राजपूत पीरियड में गाइस जो इसकी ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नेजियम वुमेन वॉज, मतलब जो ग्रैंड फादर थे जिम्नेजियम, वुमेन जिम्नेजियम के, वो हमारे कौन थे, श्री सामर्थ रामदास स्वामी थे। श्री सामर्थ रामदास स्वामी क्या करते थे, हमारे जो इंडिया की स्पोर्ट्स थे, गेम थे, योग था, इनका क्या था, अलग अलग जगहों में जाके, अलग अलग देशों में जाके इसका प्रचार प्रसार करते थे, प्रमोट करते थे कह सकते हैं। और ये कहते श्री सामर्थ रामदास स्वामी जी खुद एक दिन में 1200 टाइम सूर्य नमस्कार करते थे। और इस राजपूत पीरियड में कह सकते हैं कि हमारा, जैसा कि जानते हैं, राजपूत काल में हॉर्स राइडिंग, जेवलिन थ्रोइंग, आर्चरी, रेसलिंग एंड हंटिंग, ये सारी चीजें नॉर्मली कॉमन एक्टिविटीज थी। ठीक है, तो ये हमारा राजपूत पीरियड होता है गाइस, जो कि हमारे राजपूत पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखिएगा। राजपूत काल में सबसे इंपॉर्टेंट कितना, इसका टाइम पीरियड क्या है, 600 से 1200 AD। और ग्रैंड फादर ऑफ, अगर क्वेश्चन आता है ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन जिम्नेजियम विमेन वॉज, तो याद रखिएगा श्री सामर्थ रामदास स्वामी। इसमें क्या क्या एक्टिविटी होती थी, तो हॉर्स राइडिंग, जेवलिन थ्रोइंग, आर्चरी, रेसलिंग, आप देख सकते हैं, नाम से ही लगा सकते हैं, राजपूत काल है तो ये सारी चीजें नॉर्मली हैं। हॉर्स राइडिंग, थ्रोइंग, जेवलिंग, ये सब कॉमन एक्टिविटी हैं जो नॉर्मली यूज की जाती थी गाइस। अब जो अगला हमारा जो पॉइंट आता है राजपूत काल के बाद, अब हमारा जो आता है मुस्लिम पीरियड आता है, जिसका टाइम पीरियड हम लोग 1200 से 750 AD मानते हैं। ठीक है, 1200 से 1750 AD मानते हैं, यानी मुगल काल मानते हैं। तो गाइस कहते हैं कि 1200 ईस्वी में क्या था, तुगलक है, लोदी है, हुमायूं आदि जो मुसलमान थे हमारे, तो उन्होंने क्या किया था, भारत में आकर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। और ये जो काल था, कहते हैं कि ये काल युद्ध तथा लड़ाइयों से
भरपूर भरा हुआ था, मतलब पूरा कह सकते हैं कि ये युद्ध और लड़ाइयों का काल था। इसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी, और कहते हैं कि यहाँ पे जो है शिक्षा जो है इस काल में बहुत जोरों पे शिक्षा जो थी इस काल में पूरे जोरों पर थी, यानी कह सकते हैं कि शिक्षा का स्तर जो है थोड़ा सा हाई लेवल पे था। और इसके अतिरिक्त हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जो खेल क्रीडाएं होती थी वो भी अस्तित्व में आई थी। जैसे कुश्ती आई थी। कुश्ती को क्या होता था, समय समय पे जो सरकारी सर्वसम्मतियां मिली थी, जैसे अकबर है स्वयं कुश्ती के क्या थे मुकाबले देखना पसंद करते थे। चौगान है, चौगान प्रमुख खेल था यहाँ का। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु भी चौगान खेलने के कारण हुई थी। क्वेश्चन आता है गाइस, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका क्या हुआ, चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिनका चौगान खेलते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। और मुक्केबाजी की बात करें तो मुक्केबाजी की भी जो प्रतियोगिता होती थी, प्रतियोगिता का आयोजन सरकारी तौर पर होता था। और कहते हैं कि परंतु इसके लिए क्या होता था, अच्छे मुक्केबाज जो होते थे ईरान से लाए जाते थे। और यहाँ पे कबूतरबाजी भी होती थी। ज़्यादातर इसका उपयोग क्या होता था, संदेश भेजने के लिए, लाने के लिए किया जाता था। और जो परंतु कबूतरबाजी के लिए क्या क्रीड़ा भी एक प्रकार होता था ना, कबूतरबाजी एक खेल का प्रकार भी होता था, जो होता था खेल का टाइप भी है कबूतरबाजी। क्वेश्चन आता कबूतरबाजी, पंछियों की लड़ाई, ये सारे किस काल में होते थे? तो ये हमारा मुगल काल में होता था गाइस। और यहाँ पे तैराकी भी बहुत लोकप्रिय मानी जाती थी, यानी जो स्विमिंग थी बहुत लोकप्रिय मानी जाती थी। जो सैनिक थे, सैनिकों के लिए यह क्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बाबर जो था, बाबर स्वयं भी एक अच्छा तैराक था। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बाबर किस खेल में निपुण था या क्या करता था, क्या एक्टिविटी करता था? तो याद रखिएगा, बाबर क्या करता था, तैराकी करता था, स्विमिंग करता था, यानी अच्छा तैराक था। कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते थे। ठीक है गाइस। अगला जो इसमें रहता था शिकार के लिए भी इस समय क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध खेल कह सकते हैं, बहुत ही फेवरेट काम बोल सकते हैं, शिकार करना था। जो मुसलमानों के समय क्या होता था, शिकार के लिए सरकारी प्रबंध होते थे शिकार करने के लिए। चौपड़ भी यहाँ पे होता था। जो चौपड़ है तो प्राचीन लोकप्रिय खेल माना जाता है। इस काल में क्या होता था, लोक चौपड़ जो होता था बहुत लोकप्रिय खेल माना जाता था। अकबर क्या होता था, अकबर उस समय का कहते प्रसिद्ध चौपड़ खिलाड़ी था। ठीक है, मुगल काल में अकबर जो उस टाइम पे क्या था, जो चौपड़ का बहुत अच्छा प्लेयर माना जाता था। किसको, अकबर को। शतरंज भी यहाँ खेला जाता था। शतरंज जो होता था, यह खेल जो होता था पश्चिम भारत से आरंभ हुआ था और धीरे धीरे क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय होता गया, फेमस होता गया। और इसे क्या हुआ, सरकारी प्रोत्साहन भी मिलता गया। जहांगीर के समय यह खेल कहते हैं बहुत ज़्यादा फेमस था, लोकप्रिय था। और यहाँ पे पच्चीसी भी खेला जाता था। यह भी क्या होता था, प्राचीन भारत से जो होता था एक प्रसिद्ध खेल था प्राचीन भारत का। और ये भी चौपड़ के बाद क्या होता था कि चौपड़ के बाद खेल कौड़ियों से खेला जाता था। जैसे चौपड़ खेलते थे तो ये पच्चीसी को भी कौड़ियों से खेला जाता था गाइस। और क्या था, अकबर के टाइम पे ये जो खेल था बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और उसने क्या हुआ था, इस खेल के लिए फतेहपुर सीकरी में कम से कम संगमरमर कहते पत्थर थे, वहाँ पे वर्ग बनवाए थे, यानी संगमरमर के वर्ग यानी चौकोर खाने बनवाए थे, जो आज भी देखने को मिलते हैं। और मराठा राज्य में भी क्या था, युद्ध कला की शिक्षा जोरों पर थी। और प्रत्येक वर्ष क्या होता था, मराठा सेना में खेल एक्टिविटी यानी कह सकते हैं खेल क्रीडाएं उत्सव कराया जाता था। कह सकते कि इस राज्य में क्या था, निम्न प्रकार की व्यायाम क्रीडाएं होती थी, जैसे कि हमारी दंड बैठक है, सूर्य नमस्कार है, मल्ल युद्ध है, मलखंभ है और तलवारबाजी है। तो गाइस ये सारी एक्टिविटी हमारे किसमें जो मुस्लिम काल में प्रसिद्ध थी, जो दंड बैठक है, सूर्य नमस्कार है, मल्ल युद्ध, मलखंभ, तलवारबाजी है, गदाबाजी है, नृत्य, संगीत, लेजिम, ये सारी एक्टिविटी हमारी मुस्लिम पीरियड में होती थी। तो और यहाँ पे योगा जो होता था डेली प्रैक्टिस किया जाता था। योगा जो है डेली प्रैक्टिस के तौर पर किया जाता था। और यहाँ पे हंटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, पिजन फाइट मतलब फ्लाइंग, स्विमिंग और एनिमल फाइटिंग, ये सारी एक्टिविटी होती थी। और जो फिजिकल एजुकेशन था वो प्रिपेयरिंग फॉर वॉर के लिए यानी युद्ध की तैयारी के लिए, शारीरिक जो ये शिक्षा थी युद्ध की तैयारी के लिए किया जाता था, युद्ध की लड़ाई के लिए किया जाता था। जैसा कि मैंने कहा था, आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए, फिटनेस, रिक्रिएशन और वॉर से रिलेटेड। तो फिटनेस के लिए यहाँ पे योगा है, प्राणायाम, ये सारी एक्टिविटी की जाती थी। मनोरंजन के लिए है जैसे कि पिजन फ्लाइंग यानी कबूतरबाजी है, पशुओं की लड़ाई है, चौगन चौपान, ये सारी चीज़ें, चौपड़ है, पचीसी है, ये सारी चीज़ें मुख्य होती थी। और जो फिजिकल एजुकेशन था वो युद्ध की प्रिपरेशन के लिए किया जाता था। तो ये हमारा मुस्लिम पीरियड हो गया। और अब अगला जो हमारा आता है जो इम्पोर्टेंट और लेंदी हमारा क्या है, ब्रिटिश पीरियड। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि
हर एक पॉइंट एग्जाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो गाइस जो हमारा ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल की बात करें तो जो है कि जो मुस्लिम काल के बाद जो हुआ, अंग्रेजों का शासन क्या हुआ, भारत में आया था। अंग्रेजों ने क्या हुआ था, खेल को बहुत लोकप्रिय, जो अंग्रेज लोग थे खेल उनको बहुत लोकप्रिय थी, और खेल लोकप्रिय होने के बावजूद उन्होंने क्या किया था, जो हमारी भारतीय जो पाठशालाएं थी, शारीरिक शिक्षा को उन्होंने उचित स्थान बिल्कुल भी नहीं दिया था। और कहते हैं इस काल में जो शारीरिक शिक्षा का जो निम्नलिखित वर्णन है इस काल में मिलता है। जैसे कि 1870 में बात करें तो 1870 में जो शिक्षा के पर्यवेक्षण की जो शक्तियां थी वो केंद्रीय सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गई थी, परंतु क्या हुआ था, शारीरिक शिक्षा को पाठशाला कार्यक्रम में कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। बात करें 1882 में यानी 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी तथा सिफारिश की कि पाठशाला वर्ग के लिए खेल तथा अन्य जो व्यायाम है, क्रियाएं हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने क्या किया, शारीरिक प्रशिक्षण को विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने ये कहा, उनसे आग्रह। 1882 में क्या हुआ था, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग ने शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी तथा सिफारिश की कि पाठशाला वर्ग के लिए खेल तथा जो अन्य हमारी एक्टिविटी हैं, एक्सरसाइज है, उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, शारीरिक प्रशिक्षण को विकसित किया जाना चाहिए। और फिर क्या हुआ कि गैर सरकारी जो संस्थाएं थी उन्होंने क्या किया, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जिम्नेजियम है, व्यायामशालाएं हैं, अखाड़े हैं, और बहुत सारी जो हमारी स्पोर्ट्स के जो संस्थान है उनकी स्थापना की। इसके स्वरूप क्या हुआ, जैसे दंड बैठक है, सूर्य नमस्कार है, यौगिक क्रियाएं हैं, लोक नृत्य है, मलयुद्ध है, लाठी चलाना है, हल्के फुल्के जो उपकरणों के साथ क्या हुआ की जाने वाली जो एक्टिविटी थी, जैसे कबड्डी, खो खो है, और एक्टिविटी ऐसे हल्के फुल्के जो विदाउट इक्विपमेंट के होती थी, उन क्रियाओं को क्या हुआ, वो क्रियाएं काफी लोकप्रिय होने लगी हैं। और इस काल में कहते हैं कि कई राजाओं ने अपने राज्य में पोलो, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट आदि खेलों को भी प्रचलित किया था। अगर इस बात करते 1888 में यानी 1888 में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट रखिएगा, 1888 में अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ, डूरंड कप नामक जो फुटबॉल की प्रतियोगिता होती है वो शिमला में शुरू की है। याद रखिएगा 1888 में, ठीक है। तो और फिर 1909 में क्या हुआ, कैप्टन T.H. बेकर द्वारा पहला स्काउट ट्रूप बेंगलोर में स्थापित किया गया था। और गाइस फिर हम बात करते हैं हमारा जो ये ट्रूप स्थापित किया गया था, इसका जो इंपीरियल यानी मुख्यालय है लंदन में स्थित है। इसके पश्चात ब्रिटिश काल में 1888 में अंग्रेजों द्वारा डूरंड कप नामक फुटबॉल प्रतियोगिता शिमला में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है डूरंड कप की शुरुआत कब से हुई है, तो 1888 में शिमला में शुरू किया गया था। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1909 में कैप्टन T.H. बेकर द्वारा पहला स्काउट ट्रूप बेंगलोर में स्थापित किया गया था, और जिसका जो पंजीकरण था वो हमारे लंदन में स्थित इंपीरियल मुख्यालय में किया गया था। कहाँ पे, लंदन में स्थित इंपीरियल जो मुख्यालय वहाँ पे किया गया था। तो गाइस इसके बाद क्या हुआ था, भारत को कई शहरों में स्काउट का पंजीकरण लंदन में इंपीरियल मुख्यालय से किया गया। इन शहरों का नाम जैसे शिमला, मद्रास, जबलपुर, मुंबई आदि थे। और गाइस 1911 में जबलपुर शहर में पहली बार गाइड कंपनी खोली गई थी, जो कि MP में है जबलपुर। अब हम लोग जो बात करते हैं इसी ब्रिटिश काल में हमारा जो स्वतंत्रता पूर्व यानी जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में गाइस बात करें तो 1930 यानी 1913 में जो वास्तविक रूप से क्या हुआ था, जो हमारे इंडियन लड़के यानी भारतीय लड़कों के लिए स्काउट गतिविधि एक्टिविटी शुरू की गई थी, जिसका जो मुख्यालय था गाइस इलाहाबाद में रखा गया था। और इसका जो श्रेय जाता है पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है, और पंडित हृदयनाथ कुंजरू और श्री राम वाजपेयी को जाता है। इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1916 में भारतीय लड़कों के लिए क्या किया था, मद्रास में एक अलग से स्काउट संघ बनाया था, जिसमें GS अरुण दले ने भी मदद की थी। किसने? तो इस बात करते हैं 1930 की। 1913 में क्या हुआ था, वास्तविक रूप से लड़कों के लिए क्या हुआ था, जो स्काउट की गतिविधियां हैं वो स्टार्ट की गई थी, जिसका जो मुख्यालय था वो इलाहाबाद में रखा गया था। और इस जो ये एक्टिविटी यानी जो ये मुख्यालय है इसका जो श्रेय जाता है किसको जाता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को जाता है, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी को जाता है। इन सब ने मिलकर क्या किया था, जो लड़कों के लिए स्काउट गतिविधियों का जो हुई थी शुरुआत किया था। और गाइस डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1916 में भारतीय लड़कों के लिए मद्रास में एक अलग से स्काउट संघ बनाया था, जिसमें उनकी जो हेल्प है श्री GS अरुण दले ने भी इनकी मदद की थी।
फिर बात करते हैं 1940 में, 1914 में, सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा 1914 में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र यानी HVPM जिसको बोलते हैं, हनुमान व्यायाम प्रसारक जो मंडल है हमारा, इसकी स्थापना दो वैद्य भाइयों ने यानी अंबादास पंत वैद्य तथा अनंत कृष्ण राव वैद्य ने की थी। ठीक है, कहते हैं दो वैद्य भाइयों ने किया था। किसकी? हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की जो शुरुआत 1914 में स्थापना दो वैद्य भाइयों ने किया था, जिनका नाम था अंबादास पंत वैद्य तथा अनंत कृष्ण राव वैद्य था। पहले कहते हैं इस संस्थान का जो नाम है हनुमान क्लब था, याद रखिएगा, पहले इसका नाम था हनुमान क्लब था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था गाइस कि भारत में शारीरिक शिक्षा को क्या था, भारत में जो शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ना था तथा अभ्यास को पारंपरिक प्रणाली में व्यवस्थित व वैज्ञानिक रूप से बनाना था। 1924 में क्या हुआ कि जो ये इसी संस्था द्वारा क्या हुआ 5 सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स भी स्टार्ट किया गया बॉयज और गर्ल्स यानी पुरुषों और महिलाओं के लिए 5 सप्ताह का कार्यक्रम 1924 में इसी संस्था यानी HVPM ने स्टार्ट किया था, आरंभ किया था और कहते हैं कि इसमें क्या हुआ था, जो ये चीजें जो ये प्रारंभ किया था, इसको उत्तीर्ण करने वाले को व्यायाम विशारद जो है प्रमाण पत्र दिया जाता था। और इसी जो संस्था था इसको यूरोप में भारतीय व्यायाम ने इसमें कई प्रदर्शन किए, जिसका जो इसका निम्नलिखित विवरण है, जैसे कि 1936 में जो बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे, तो उसमें जो शारीरिक गतिविधियां थी मलखम्ब का प्रयोग किया गया था। मलखम्ब का मतलब कह सकते हैं प्रदर्शन किया था। 1936 में बर्लिन ओलंपिक जो हुआ था उसमें मलखम्ब का प्रयोग किया गया था, जो मलखम्ब से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है उनको किया गया था। और बात करें हनुमान जो व्यायाम प्रसारक मंडल है, पुणे में भी इसकी शाखा है, जिसमें खो खो खेल का 1936 बर्लिन ओलंपिक में प्रदर्शन किया गया था। ठीक है, और 1949 में बात करें तो स्वीडन में आयोजित जो दूसरे लिंगियाड थे, जैसा कि बताया था हमने, दूसरे लिंगियाड में भी हनुमान व्यायाम प्रसारक यानी HVPM ने बहुत ही अच्छा व्यायाम का प्रदर्शन किया था, जिसका जो आयोजन था स्टॉकहोम स्वीडन में भी हुआ था। अब बात करते हैं 1960 में, 1916 में डॉक्टर एनी बेसेंट ने भारतीय लड़कों के लिए मद्रास में एक अलग से स्काउट संघ बनाया था, जिसकी जो मदद थी, जिसे बताया कि मिस्टर GS अरुण दले ने किया था। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 1920 में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन मद्रास यानी YMCA जो कॉलेज है हमारा फिजिकल एजुकेशन का मद्रास में, वो फाउंड किया गया था हैरी क्रो बक के द्वारा। किसके द्वारा? हैरी क्रो बक या मिस्टर HC बक के द्वारा 1920 में YMCA का स्थापना की गई थी। ठीक है, जो YMCA की स्थापना की गई थी। और जो HC बक को क्या हुआ था कि भारतीय शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहते हैं। मतलब क्या? HC बक को भारतीय शारीरिक शिक्षा के पितामह कहा जाता है। और YMCA जो है मद्रास के पहले जो निर्देशक थे गाइस, वो डॉक्टर AG नोहरान थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि हमारे जो YMCA के पहले निर्देशक कौन थे, तो डॉक्टर AG नोहरान थे, जिन्होंने क्या किया था, विश्व स्तर पर YMCA की स्थापना 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम द्वारा लंदन में की गई थी। और YMCA का जो लक्ष्य था, जो एम था, वो क्या था? लक्ष्य था बॉडी माइंड एंड स्पिरिट था। क्या? बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। जो YMCA का जो लक्ष्य था यानी उद्देश्य था या बोल सकते हैं एम था, वो क्या था? बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को विकसित करने के लिए क्रिश्चियन सिद्धांतों को अपनाना था। ठीक है गाइस, अब आज जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में जो हमारा YMCA का मुख्यालय है, वो हमारा जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में स्थापित है। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित है। और यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन जो है यानी YMCA जो है मद्रास के सौजन्य में भारत देश को शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षित क्या माना जाता है? प्रशिक्षित अध्यापक मिलने लगे थे। अब 1927 की बात करते हैं। 1927 में क्या हुआ था? भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA की गठन हुआ था। या 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA का
देख सकते हैं आप 1927 में आईओए का गठन किया गया था, जिसको सर दोराबजी टाटा के प्रयासों से किया गया था। और भारतीय ओलंपिक संघ के कहते हैं प्रथम सचिव हमारे कौन थे, डॉक्टर एजी नोहरान थे। और प्रथम अध्यक्ष जो थे हमारे सर दोराबजी टाटा थे। और भारतीय ओलंपिक संघ के गठन के लिए जो होता था सर दोराबजी टाटा के साथ डॉक्टर एजी नोहरान तथा एच.सी. बक ने क्या हुआ था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप ये याद रखिएगा, आईओए का गठन हमारा 1927 में हुआ था और 1924 में HVPM में 5 वीक का जो प्लान था वो स्टार्ट किया गया था। 1920 में YMCA कॉलेज की स्थापना हुई थी। 1940 में 1914 में वैद्य ब्रदर ने हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का निर्माण किया था। 1888 में यानी 1888 में डूरंड कप हमारा स्टार्ट किया गया था। तो जो हमारा क्या हमने किया 1927 में आईओए दोराबजी जमशेदजी टाटा जी द्वारा 1927 में क्या किया गया था, एक संघ की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं 1931 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद में स्थापित किया गया था। 1931 में क्या हुआ था, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय दौलमगुदा हैदराबाद में स्थापना हुई थी इसकी। इसके जो प्रथम आचार्य थे वो मिस्टर फैड बेलूर थे। ठीक है गाइस, और बात करें तो 1931 में क्या हुआ था कि इसका नाम जो था, इस कॉलेज का नाम जो है दक्कन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रख दिया गया था। 1931 में 1931 की बात करें तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद का निर्माण हुआ था। 1932 में 1932 में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन कई बार आता है क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई है या फिर 1932 में किस कॉलेज की स्थापना हुई, तो लखनऊ में क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ की स्थापना की गई थी, जिसका जो श्रेय जाता है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो विशेषज्ञ थे जिन्होंने स्थापना की है, तो मिस्टर E.W. टेड मुंबई के निर्देशन में की गई थी। अब बात करते हैं 1938 में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग कॉलेज कांदीवली मुंबई की स्थापना हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कांदीवली की स्थापना कब हुई थी, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 1938 में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय कांदीवली मुंबई में स्थापना हुई थी, जिसके जो स्थापना की थी यहाँ के जो प्रोफेसर थे PM जोसेफ, जो कि लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर के प्रथम प्राचार्य नियुक्त होने से पहले क्या था, शारीरिक शिक्षा के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, बात करते हैं अगला हमारा 1938 के बाद हमारा आता है 1940 में 1940 में गाइस हमारा जो शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय लाहौर यानी कि हमारा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज लाहौर पाकिस्तान की स्थापना श्री हैंग के निर्देशन में की गई थी। अब 1946 की बात करते हैं। 1946 में गाइस अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के दौरान जो है हमारा नेपर यानी बोल सकते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन आते हैं, जितने पॉइंट हैं इनसे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, आता है। अब ये पूछ सकते हैं नेपर का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा नेशनल एसोसिएशन फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, जिसका गठन हमारा 1946 में हुआ है गाइस। अब हम लोग जो बात करते हैं हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बारे में बात करते हैं। अभी इससे पहले हम लोग प्री इंडिपेंडेंस की बात किए थे, यानी कि हम लोगों ने अभी इससे पहले स्वतंत्रता के पहले की बात की थी। अब हम लोग स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे जो भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गाइस जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है उसमें 1948 में 1948 में ताराचंद कमेटी का गठन किया गया था। यानी कि याद रखिएगा कि हमारा जो ये भी क्वेश्चन आता है ताराचंद कमेटी का गठन कब हुआ, तो 1948 में 1948 में हमारा ताराचंद कमेटी का गठन हुआ है। और 1948 में भारतीय तिरंगा भी पहली बार लंदन ओलंपिक में फहराया गया था। और गाइज इसमें बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसमें 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, नई पॉलिसीज आई थी जो एजुकेशन के क्षेत्र को विकसित करने के लिए शिक्षा को राज्यों का विषय बनाया गया था। और इसका जो पूरा उत्तरदायित्व किस पे था, केंद्र पर था, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पे था। और एजुकेशन का जो क्षेत्र था ना उसमें काफ़ी क्या हुआ, डेवलपमेंट विकास हो रहे थे, नए नए स्कूल्स बन रहे थे, कॉलेजेस बन रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी। और बिना क्या होते लिंग भेद यानी गर्ल्स बॉयज़ का लिंग बिना किसी जाति पात के भेद के लिंग भेद के यहाँ पे
ये भेदभाव हटा के सबका निर्माण हो रहा था। और 14 वर्ष की जो बच्चे थे आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा जो है अनिवार्य कर दी गई थी। और सारी शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई थी, जिसका उल्लेख निम्नलिखित है। जैसे कि 1948 में हम कहें तो हमारा जो भारतीय तिरंगा है पहली बार लंदन ओलंपिक में फहराया गया था। 1948 में हमारा जो तिरंगा है ना वो हमारे लंदन ओलंपिक में पहली बार फहराया गया था। और 1948 में भारतीय पार्लियामेंट में एक्ट के अनुसार राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसका जो श्रेय है पंडित हृदयनाथ कुंजरू को जाता है। ठीक है, किसको जाता है? पंडित हृदयनाथ कुंजरू को जाता है। अब बात करते हैं हमारा जो 1948 में जो शारीरिक शिक्षा है यानी ताराचंद कमेटी शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए यानी फिजिकल एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए ताराचंद कमेटी का गठन 1948 में किया गया था। अब बात करते हैं 1950 में। तो गाइस 1950 में जो हमारा फिजिकल एजुकेशन है यानी शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को केंद्रीय परामर्श बोर्ड यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन यानी का गठन किया गया था। किसका? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1950 में 1950 में किया गया था। ठीक है गाइस, अब हम लोग बात करते हैं हमारा 1951 में हमारा क्या हुआ था? एशियन गेम्स हुए थे। याद रखिएगा एशियन गेम्स हमारा कहाँ हुआ था? 1951 में एशियन गेम्स हुए थे। तो 1951 में हमारे जो प्रथम एशियन खेलों का जो आयोजन है वो हमारा जैसा कि आप सभी को पता होगा नई दिल्ली में हुआ था, जिसका जो उद्घाटन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और 1953 में हमारा राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की स्टार्टिंग हुई थी। कब? 1953 में हमारी राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग की स्कीम की शुरुआत की गई थी। और ये जो राजकुमारी अमृत कौर क्या थी? वहाँ की तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थी, जो कि टेनिस की बहुत ही अच्छी प्लेयर खिलाड़ी रही थी। और इस स्कीम से क्या था कि जो अच्छे खिलाड़ियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। और इस स्कीम से क्या हुआ? मेजर ध्यानचंद जी जो हैं उन्होंने भी इस स्कीम में अपना सहयोग दिया। और 1961 में 1961 में क्या हुआ कि इस स्कीम को बंद कर दिया गया। कौन सी स्कीम को? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को बंद कर दिया गया। और इसे राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला जी जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला पंजाब में क्या हुआ? मिला दिया गया। किसको मिला दिया गया? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को मिला दिया गया। और अब 1954 की बात करते हैं तो 1954 में गाइस हमारे भारत सरकार ने रिहैबिलिटेशन मंत्रालय यानी रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री द्वारा क्या हुआ? जनरल JK भोसले की अध्यक्षता में नेशनल डिसिप्लिन स्कीम यानी कि नेशनल डिसिप्लिन स्कीम की शुरुआत की। और नेशनल डिसिप्लिन की जो नींव है वो 24 जुलाई 1954 में कस्तूरबा निकेतन लाजपत नगर नई दिल्ली में रखी गई है। याद रखिएगा नेशनल डिसिप्लिन स्कीम में क्वेश्चन आता है कब इसकी स्थापना हुई? तो 1954 में हुई है। ठीक है, ये याद रखिएगा नेशनल डिसिप्लिन हमारा 1954 में हुआ है। और अगर इस बात करें तो हमारा 1954 में SGFI का भी गठन हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं हमारा 1954 में SGFI का गठन हुआ है। अब 1954 में गाइस ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स यानी AICS की स्थापना भारत सरकार ने तत्कालीन जो वहाँ पे केंद्रीय सरकार शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में AICS की स्थापना की थी, जिसका जो मेन एम था उद्देश्य था वो क्या था? केंद्र सरकार और विभिन्न जो खेल संघों के मध्य क्या था? संघों के मध्य एक समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करना था। एक समन्वय के रूप में कार्य करना था। इसका उद्देश्य था किसका? AICS का था। और इसमें क्या था कि देश में खेलों के स्तर को बढ़ाना था, अधिक विकसित करना था। और विश्व में एकता और भारत दर्शन विश्व दर्शन पर महत्व दे रहा था। जिसमें क्या होता है? जनरल KM करियप्पा ने अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। कौन प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स का JM करियप्पा। याद रखिएगा जनरल KM करियप्पा अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। और ये जो समिति है वो 1893 में समाप्त कर दी गई थी। उस दौरान क्या हुआ कि 1983 में इसके जो अध्यक्ष थे तत्कालिक अध्यक्ष जो थे तत्कालीन सांसद श्री विधाचरण शुक्ल क्या थे 56 से 57 में याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी। माँ का जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? माँ का ट्रॉफी यानी 1950 क्वेश्चन आता है कि माँ का ट्रॉफी कब स्टार्ट हुई थी? याद रखिएगा 1956 से 57 में माँ का ट्रॉफी स्टार्ट हुई है। ठीक है, जिसका पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ठीक है, क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है।
अब हम बात करते हैं 1956 से 57 मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी के बारे में, यानी माका ट्रॉफी की स्टार्टिंग जो है 56 से 57 यानी 1956-57 में हुई थी। और ये किसको दिया जाता था? ये उन विश्वविद्यालयों को दिया जाता था जो उच्च कोटि का प्रदर्शन करते थे। ये विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली ट्रॉफी है, ठीक है गाइस। अब हम बात करते हैं 1957 में। हमारा 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय ग्वालियर में स्थापना की गई थी, जो ताराचंद कमेटी के सुझाव में, किसके? ताराचंद कमेटी के सुझाव में 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की गई थी। और 1957 में लक्ष्मीबाई शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से संबंध था। और इस महाविद्यालय के जो प्रथम प्राचार्य थे प्रोफेसर PM जोसेफ थे, जिन्होंने 1964 में यह जो महाविद्यालय है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन आ गया था। और 1973 में इसका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय कर दिया गया था, ठीक है, यानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन रखा गया। और 1982 में यह महाविद्यालय स्वायत्त यानी ऑटोनोमस की श्रेणी में आ गया था। और ये जो विद्यालय है कौन? लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसको 1995 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डीम्ड कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है। 1995 में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी में परिवर्तित कर दिया गया था। और ये जो विश्वविद्यालय था 2000 में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आ गया है। और इसका एक और महाविद्यालय है जो त्रिवेंद्रम केरल में 1985 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के नाम से खोला गया है। कहाँ पे? त्रिवेंद्रम में खोला गया है। और 2009 में इसे पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। और लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा जो विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाना लगा है। और 10 गुवाहाटी असम में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान खोला गया है। वर्तमान में जो ये लक्ष्मीबाई कॉलेज है, शारीरिक शिक्षा कॉलेज विश्वविद्यालय, जो हमारा वर्तमान टाइम में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर को पुनः डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। अब यह पुनः लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा किसके बारे में? लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज हुई। इसमें आपको जनरली ये क्वेश्चन आता है कि 1957 में हमारा इस कॉलेज की स्थापना 1957 में हुई है, जिसके प्रथम प्राचार्य हमारे कौन थे? ये याद रखना है, किसके प्रथम प्राचार्य हमारे कौन थे? PM जोसेफ थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 1961 में हमारे 1959 में एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था। 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला गठन हुआ था। तो गाइस 1959 में हमारी एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ था। किसका? एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन हुआ है। और जो एडहॉक इंक्वायरी कमेटी गठन हुआ है हमारे जो क्या बोलते हैं, जब हम कह सकते हैं जब भारत का खेल प्रदर्शन का स्तर 1951 से लेकर 1958 के एशियाई खेलों में लगातार क्या हुआ था? गिरता गया था, खराब था। तो ये क्या था? चिंता का कारण बन गया था। तो 1958 में पटियाला नरेश, जो हमारे पटियाला नरेश महाराजा यादविंदर सिंह है, तो इनकी अध्यक्षता में एडहॉक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया है। और तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर KL श्रीमाली के प्रयासों व सहयोग से की गई है। इस कमेटी का जो सुझाव के फलस्वरूप 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला यानी NIS की स्थापना की गई थी। और 1959 में कंजरू कमेटी यानी पंडित हृदयरथ कंजरू की अध्यक्षता में कंजरू कमेटी का गठन किया था, जिसका कार्य क्या था? भारत सरकार को शारीरिक शिक्षा, मनोरंजन व विद्यार्थियों के अनुशासन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर सुझाव देना था। और 1963 में इस समिति की रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट को प्रभावित होकर भारत सरकार ने 1965 में राष्ट्रीय स्वास्थ्यता कोर यानी नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की स्थापना की। कब की है? 1965 ने नेशनल फिटनेस कॉर्प्स की स्थापना की है। और 1965 में कंजरू समिति के सुझाव पर नेशनल डिसिप्लिन स्कीम को भी ऑक्सिलरी कैडेट कोर तथा फिजिकल एजुकेशन में मिला दिया गया है। और कहते हैं कि नेशनल फिटनेस कॉर्प का नाम दिया गया था, इसे जो है नेशनल फिटनेस कॉर्प का नाम दिया गया है। 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी NIS का गठन हुआ है। और 1961 में गाइस हमारा जो
अर्जुन अवार्ड है, इसको भी स्टार्ट किया गया है। 1961 में राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS का स्थापना की गई है, पटियाला के मोतीबाग पैलेस में की गई है। यह जो है मोतीबाग पैलेस में पटियाला नरेश महाराजा यादविंदर सिंह के द्वारा दान किया गया था, और ये जो स्थापना एडहॉक इंक्वायरी कमेटी के सुझाव पर की गई थी। और इसी वर्ष 1961 में राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम भी बंद कर दी गई थी, जैसा कि हमने बताया आपको 1961 में कोचिंग स्कीम बंद कर दी गई थी और राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS को मिला दिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कब बंद हुआ है, जो राजकुमारी अमृत कौर स्कीम कब बंद की गई है और राष्ट्रीय खेल संस्थान में NIS को कब मिला दिया गया है। तो 23 जनवरी 1973 में जो है इसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान यानी नेताजी सुभाष राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स रखा गया है। और यह भी क्या है, भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के अधीन आता है गाइस। अब बात करते हैं 1961 में हमारा खेलों में उच्च प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाने लगा है। वर्तमान में ये जो पुरस्कार है इसको 29 अगस्त यानी 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, तो उस दिन जो है राष्ट्रपति के द्वारा सबको दिया जाता है यानी वितरित किया जाता है। अब बात करते हैं हमारा 1963 में डॉक्टर CD देशमुख कमेटी का गठन हुआ है, जिसका जो मेन एम था, उद्देश्य था, वो क्या था, शारीरिक शिक्षा और खेलों के जो विद्यालय है या विश्वविद्यालय है उनकी जो विकास की प्रक्रिया है, विकास है, उसकी जांच करना, इंस्पेक्शन करना। ठीक है। अब 1963 में हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यानी चंडीगढ़ में जो पंजाब की यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है उसकी स्थापना हुई, यानी कह सकते हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत 1965 में नेशनल फिटनेस ग्रुप की स्थापना हुई। अब 1969 की बात करते हैं गाइस। 1969 में नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS की स्थापना हुई। किसकी? NSS की स्थापना। क्वेश्चन आता है NSS की स्थापना कब हुई? तो 1969 में इसकी स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म आएगा तो नेशनल सर्विस स्कीम है इसका फुल फॉर्म। और 1972 में हमारी नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई। किसकी? नेहरू युवा को केंद्र की। ये भी आता है, जितने भी पॉइंट है एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा गया है। तो 1972 में हमारी नेहरू युवा केंद्र की स्थापना हुई है। और 1973 में बात करें तो 1975 में हमारी नेशनल वुमेन स्पोर्ट्स यानी कि राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत हुई है। याद रखिएगा 1975 में हुई है ना, राष्ट्रीय महिला खेल की शुरुआत हुई है। 1983 की बात करें तो इसमें साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स यानी जिसको हम सैफ गेम्स बोलते हैं, इसकी स्टार्टिंग हुई 1983 में। और 1984 में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई का गठन हुआ है। 1983 में जो ये हमारे पहले सैफ गेम थे इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसका आयोजन शुरू किया गया था। सैफ खेल का जो संचालन था वो हमारी साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल करती है। इसका जो मुख्यालय है हमारा काठमांडू नेपाल में स्थित है। और 2004 में जो ये सेफ गेम यानी साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल ने सेफ खेलों का नाम बदलकर SA गेम यानी साउथ एशियन गेम्स कर दिया है। कब बदला है नाम? 2004 में नाम बदलकर साउथ एशियन गेम कर दिया है। और साउथ एशियन गेम्स में 8 देश भाग लेते हैं। उन देशों के नाम इस प्रकार है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 8 देश हमारे सैफ गेमों में SA यानी साउथ एशियन गेमों में भाग लेते हैं। ठीक है। अब 1984 में जो हमारी पहली राष्ट्रीय खेल नीति यानी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी की घोषणा हुई थी। ठीक है, अनाउंस किया गया था स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में पहली जो थी। और 1984 में हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी 16 मार्च 1984 में। कब? 16 मार्च 1984 को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का पंजीकरण खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक सोसाइटी के रूप में किया गया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का स्थापना नई दिल्ली में किया गया था 16 मार्च 1984 में। कब? 16 मार्च 1984 में साई की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। अब बात करते हैं हमारा 1985 में गाइस मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कह सकते हैं MHRD की जो स्थापना 1985 में की गई थी। 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी स्टार्ट हुए थे गाइस। द्रोणाचार्य अवार्ड ये आता है, क्वेश्चन कब आता है? द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई? तो 1985 में द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत हुई है। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है 1991 में
1991 से 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट हुआ था। 92 में या 91 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और यह जो है भारत देश का खेलों में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसमें जो है मतलब ये कह सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार का नंबर इसके बाद आता है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से पहले आता है। और 1995 में राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत हुई थी और इस दिन क्या होता था कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार को दिया जाता था, खिलाड़ियों को पुरस्कार को दिया जाता था। और 2000 हमारा एक में नई राष्ट्रीय खेली न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई थी 2001 में। और 2000 अगर आता न्यू नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कब बनाई गई तो ये हमारा 2001 में बनाई गई थी। और 2 में हमारा 2002 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्टार्टिंग हुई थी। 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट किया गया था और ये जो है भारत देश का खेलों के लिए दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था। इसके बाद अर्जुन पुरस्कार का नंबर आता है। और 1995 में 1995 में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, जिस दिन क्या होता है कि मतलब 1995 में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाने लगा, जिसमें उस दिन हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, पुरस्कार वितरित करते हैं। और 2001 में नई जो न्यू एजुकेशन स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2001 में बनाई गई है। 2002 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत की गई है और 2010 में हमारे कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट हुए हैं। तो गाइस ये हमारा जो होता है इंडिया की हिस्ट्री का पार्ट वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोग को अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। तो गाइस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।